मित्रों, मैं कृतिका पब्लिकेशन का लेखक अनिल सिकवाल एक बार पुनः आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सिकवाल पर आपका भव्य अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम मित्रों मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 21 के अंतर्गत मनोविज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आपकी आगामी रिक्त शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई नवोदय विद्यालय की कोई प्रतियोगी की तैयारी करने वाला जो विद्यार्थी है, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। तो मेरे श्यामपट पर आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो आज आप और हम चर्चा करें मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 21 में मनोविज्ञान के कुछ चुनिंदा प्रश्न को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि बुद्धि संरचना मॉडल की विमा उत्पाद का एक भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें प्रणाली, दूसरा ऑप्शन संबंध, तीसरा ऑप्शन स्मृति, चौथा ऑप्शन वर्ग। तो बुद्धि संरचना मॉडल जो कि गिलफोर्ड ने दिया था और 1967 में इन्होंने इस बुद्धि संरचना मॉडल को प्रस्तुत किया। उस समय बुद्धि के 120 कोष रहे हैं। तो अब इसमें उन्होंने एक चीज बताई थी कि उत्पाद का कौन सा भाग हो। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धि संरचना मॉडल की विमा का जो उत्पाद का भाग कौन सा नहीं है। बुद्धि संरचना मॉडल की विमाओं को 3 भागों में बांटा गया और उस भाग उसमें भी एक के अनेक और प्रकार बताए गए। तो इस आधार पर देखा जाए तो जो उत्पाद का जो भाग है वो स्मृति नहीं है। तो सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। तो ये होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, बहुकाल सिद्धांत को बालू के ढेर के रूप में व्यक्त किया गया, जिसमें क्षेत्रफल को रूप में प्रदर्शित किया गया। यानी कि थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दिया था, जिसमें आप ये 4 ऑप्शन है कि कार्य करने की गति, कार्यों का स्तर, कठिन के कार्यों की संख्या, कठिन कार्यों की विविधता। तो बुद्धि संरचना मॉडल को बालू के ढेर के नाम से भी जानते हैं, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसने क्षेत्रफल का संबंध किस रूप में प्रदर्शित किया? तो क्षेत्रफल का संबंध इन्होंने जो बताया वो था कठिन कार्यों की संख्या या कुल कार्यों की संख्या। इस आधार पर सी आंसर क्या है? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के संपत्ति को मानसिक सक्रियों के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? 4 ऑप्शन है टर्बन, वीने, गाल्टन और थॉमसन। तो बुद्धि की संपत्तियों को मानसिक सक्रियों के या प्रक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का जो प्रयास सबसे पहले किया वो था बी ने। तो ये आंसर होगा बी ने। क्वेश्चन नंबर 4, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मुख्य धारा से जुड़ना कहा जाता है, समावेशन कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है, डी सभी। तो समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाकर उसे क्रियाशील सदस्य बनाने में अभिप्रेरणा का योगदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण के नाम से संबोधित करते हैं। तो सी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक पशु अपने बच्चों को मारकर खा जाता है। उक्त क्रिया में कौन सा प्रेरक है? जन्मजात, अर्जित, सामाजिक या कोई नहीं? पशु की प्रवृत्ति है कि खा जाना, तो जन्मजात वो क्या माना जाएगा? प्रेरक माना जाएगा। इस आधार पर ये आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है चालक, आवश्यकता, अभिप्रेरणा या कोई नहीं? अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग जो कहने वाला व्यक्ति था वो तो था स्किनर, और ये कथन किसके संदर्भ में कहा था? अभिप्रेरणा के संदर्भ में कहा था। तो सी आंसर यहाँ क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पिछड़ेपन
का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? शारीरिक दोष, निर्धनता, पलायन और विविध बुद्धि। तो बालकों में पिछड़ेपन का कारण शारीरिक दोष होता है, गरीबी भी होती है और स्कूल से भाग जाना भी होता है, पलायन करना भी, लेकिन विविध बुद्धि दोष नहीं मानी गई। तो डी आंसर क्या माना गया? सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में निहित होना चाहिए खेलों की शिक्षा, विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम, संस्कृति की शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा में निहितता किसकी होनी चाहिए? तो प्रतिभाशाली जो बालक है वह खेलों की शिक्षा तो जानता ही है, संस्कृति की शिक्षा भी उसे देनी चाहिए, लेकिन जो विशेष निहितता रहती है वो रहती है विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम, क्योंकि वे पाठ्यक्रम को ज़्यादा क्या मानता है? महत्वपूर्ण मानता है। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन दोनों का स्थान उस प्रतिभाशाली के लिए गौण हो जाता है। इस दृष्टि से विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम उसके लिए क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया प्रतिभाशाली बालकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का चिंतन सृजनशील होता है? नवीन, मूल्यवान, बहुदिशात्मक या सभी? तो किस प्रकार का जो चिंतन होता है वो अधिक होता है? तो नवीन होता है या मूल्यवान या बहुदिशात्मक या सभी? तो सृजनशील बालकों के लिए ये आंसर जो होगा वो होगा सभी। तो डी आंसर क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। वे बालक जो सृजनात्मक नहीं होता, रोमांचकारी, उत्सवकारी, कठोरशील या स्वतंत्रशील, यानी कि जो बालक सृजनशील नहीं है वह है कठोरशील। तो सी आंसर क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता से किसका संबंध नहीं है? विधायकता का, रचनात्मकता का, उत्पादन में या कोई नहीं? तो सृजनात्मकता का जो संबंध नहीं है विधायकता से है, उत्पादन से भी है, रचनात्मकता से भी रहता, कोई नहीं। आंसर क्या होगा? डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? अभिप्रेरणा से, शारीरिक विकास से, मूल प्रवृत्ति से या संपत्तियों से? तो संवेगों का जो संबंध होता है वे मूल प्रवृत्ति से होता है। इस दृष्टि के आधार पर संवेगों की जो उत्पत्ति है वे मूल प्रवृत्ति से निर्धारित मानी गई। तो सी आंसर क्या होगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, स्वयं तथा अपने पर्यावरण के बारे में एक धारणा बनाना क्या कहलाता है? भाव है, संवेदना है, संज्ञान है या कोई नहीं? तो स्वयं या किसी भी पर्यावरण के बारे में जानना, और जानोगे तभी उसके बारे में क्या होगी? धारणा होगी, और जानने का अर्थ होता संज्ञान से। तो इस दृष्टि से आंसर जो होगा 13वें का, जिसमें क्वेश्चन ये पूछा गया स्वयं तथा अपने पर्यावरण के बारे में धारणा बनाना संज्ञान कहलाता है। तो बी सी ऑप्शन क्या जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 14, स्थायी भाव होते हैं, जन्मजात, अर्जित, दोनों, सामाजिक। स्थायी भाव वो होते हैं जिसका अर्जन किया जाता है। इस दृष्टि से बी ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रायड और उनके अनुयायियों ने किस अवस्था को निर्माणकारी काल बताया? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, मनोअवस्था को या सभी? तो सिगमंड फ्रायड और उसके बाद जो अनुयायी थे उन्होंने बाल्यावस्था को सबसे निर्माणकारी काल बताया। तो ए ऑप्शन क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, नवजात शिशु किस सप्ताह में ये पहचानने लगता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही? प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह में, चौथे सप्ताह में या सभी? तो नवजात शिशु जो है वो प्रथम सप्ताह में इस चीज को पहचान लेता है कि ध्वनि किस दिशा से आ रही है। तो आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, प्रथम सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 17, विकास होता है एक दिशा में, बहुदिशा में, द्विदिशा में या कोई दिशा में नहीं? तो विकास है वो एक दिशा में तो नहीं माना गया,
बहुदिशा यानी कि चारों ओर से किसी भी शिशु का विकास चौमुखी होता, बहुदिशाई युक्त होता है, तो बी आंसर क्या होगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक बालक जो दिन समय सिक्के पहचानने लगता है 90 वर्ष में, 7वें वर्ष में, 12वें वर्ष में या 5वें वर्ष में, तो बाल्यावस्था में इस बात को कहा गया कि 9 साल का जैसे ही बालक होता है वे दिन दिनांक वार सिक्के रुपए चिन्ह आदि पहचानने लगता है। इस दृष्टि से तो ए आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शिशु के जन्म के समय उत्तेजना होती है, उक्त कथन है रास का, बिरजेश का, हर्डोक का या वुडवर्थ का। तो बिरजेश ने ये कहा शिशु का प्रथम संवेग उत्तेजना है, और इस दृष्टि के आधार पर ये कथन जो है वो बिरजेश ने कहा, तो बी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। नंबर 20, वे अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं या वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ करता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यानी कि तार्किक रूप से घटनाओं और वस्तुओं के बारे में चिंतन करना जीन पियाजे की जो है वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस दृष्टि के आधार पर 20वें क्वेश्चन का डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 21, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, ये तथ्य किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। निष्पत्ति चिंता, संज्ञान प्रतियोगिता, संज्ञान भावना, तनाव विलोपन। तो परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, इस तथ्य के आधार पर यदि हम देखते हैं तो तनाव निष्पत्ति के आधार पर जो संबंध है वो है संज्ञान की भावना या संज्ञान भावना। तो सी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो मित्रों, आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 21 के अंतर्गत मनोविज्ञान के ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर आपके सामने चर्चा की। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आए हों, तो इन क्वेश्चनों के आधार पर हमने इस तथ्य को जाना कि आगामी परीक्षा के अंदर आजकल किस लेवल के क्वेश्चन आते। सीधे सीधे रिट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि अप्लाइड जो साइकोलॉजी होती है प्रयोगात्मकता के आधार पर जब क्वेश्चन की प्रकृति को यदि हम समझते हैं तो हम प्रश्नों के उत्तर तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। जो मेरा वीडियो पहली बार जो देख रहा है वो मेरे यूट्यूब चैनल भाग्योदय अनिल सेकवाल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 21 में 21 प्रश्नों को हमने क्या किया, आपके सामने चर्चा की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि मैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 1 से लेकर 21 तक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने चर्चा करूंगा। तो लगभग इतनी 21 प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमने कम से कम 350 से लेकर 400 क्वेश्चन तक हमने चर्चा की, जिसमें किसी में 15 क्वेश्चन थे, किसी में 20 थे, किसी में 21 थे, किसी में और भी ज़्यादा रहे हैं। तो संभवतया ये 21 प्रश्नोत्तरी का जो एक विवरण आपके सामने उपस्थित किया, जिससे आपको आपका आंकलन करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि आप कहाँ तक टच कर रहे हैं। यदि इन भाग प्रश्नोत्तरी 1 से लेकर 21 तक जिस भी विद्यार्थी ने यदि पूरे के पूरे 21 प्रश्नोत्तरी तक उसने वीडियो देखे हैं, तो कम से कम उसको यह आंकलन जरूर हो जाएगा कि उसका मनोविज्ञान का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें उसकी काफ़ी कमजोरी, तो उस पार्ट को वो क्या कर सकता है, उसको गहनता के साथ अध्ययन कर सकता है, ताकि वो भी क्या है एकदम उसका क्लियर हो सके। तो आगे हम जिन वीडियो को और मैं अपलोड करूँगा, तो हो सकता है वो प्रश्नोत्तरी के नहीं हो,
कुछ और तथ्यों पर आधारित भी वीडियो हो सकते हैं जो आपके रिक्त शिक्षक भर्ती में काम आने वाले हैं। इसके अलावा यदि विद्यार्थियों की मांग और रही कि गुरुजी के प्रश्नोत्तरी भाग 21 के बाद भी आप मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तर की चर्चा आगे भी जारी रखी, तो यदि विद्यार्थियों के अधिकतर फोन आए, उनकी मांग रही, तो मैं 21 के बाद भी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बना सकता हूँ। वो रहेगी केवल विद्यार्थियों की मांग पर। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप रिट भर्ती की यदि तैयारी कर रहे हैं तो मन लगाकर निरंतर अध्ययन कीजिए, क्योंकि जो क्रमशील होता है उसे ही सफलता मिलती है। और आगामी वीडियो तक आप इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।